बचपन, जीवन का बसंत, एक ऐसा वक्त जो खुशियों, बेफिक्री और सपनों से भरा होना चाहिए। लेकिन अनीस जंग की रचना लॉस्ट स्प्रिंग हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जहां इस बसंत को गरीबी की कठोर सर्दियों ने पूरी तरह से निगल लिया है। आइए उन बच्चों की जिंदगी और हालात को थोड़ा करीब से समझते हैं, जिनका बचपन वक्त और मजबूरी ने उनसे छीन लिया है। अब जरा सोचिए, अगर खेलने, कूदने और पढ़ने के दिन मजबूरी और श्रम की बेड़ियों में जकड़ जाएं, तो क्या होगा? हम इस एक्सप्लेनर में दो ऐसे लड़कों की कहानियां देखेंगे जो अलग होते हुए भी गरीबी के एक ही दुख को बयान करती हैं। ये पूरी कहानी असल में इन मासूमों के चुराए गए बचपन का एक दस्तावेज है, जहां से बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। चलिए पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। द स्टोलन चाइल्डहुड्स। यहाँ बच्चे आम तरीके से बड़े नहीं होते, वो बड़े होने से पहले ही जिंदा रहने की जद्दोजहद सीख लेते हैं। हालांकि उनके आसपास का पूरा माहौल अंधेरे और दुख से भरा है, फिर भी इन बच्चों के भीतर जिंदगी की एक ऐसी रोशनी है जो किसी ना किसी तरह जलते रहने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है, साहिब एंड द गार्बेज गोल्ड। हम चलते हैं दिल्ली के बिल्कुल किनारे बसी एक बस्ती में, जहां हमारी मुलाकात होती है एक रैग पिकर यानी कचरा बिनने वाले लड़के साहिब से। उसका परिवार बांग्लादेश में आए भयानक तूफानों से बचकर यहां आया था, पर उन्हें कहां पता था कि इस बड़े शहर में उन्हें गरीबी का एक नया तूफान झेलना पड़ेगा। इस लड़के का नाम सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। इसका पूरा नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया का मालिक। लेकिन सच्चाई देखिए, दुनिया का ये सो कॉल्ड राजा नंगे पैर दिल्ली की सड़कों पर कचरा बीनता फिरता है। वो उन अदृश्य बच्चों की बड़ी सी फौज का हिस्सा है, जिनके लिए नंगे पैर रहना कोई शौक नहीं, बल्कि उनकी बेहद गरीबी का सबसे बड़ा निशान है। अब इन बच्चों के लिए सीमापुरी के ये कूड़ेदान कोई आम कचरे के ढेर नहीं है, ये उनके लिए असल मायने में सोना है। यहाँ सोने से मेरा मतलब किसी चमकते गहने से नहीं है, बल्कि ऐसी किसी भी छोटी मोटी काम की चीज या भूले भटके सिक्के से है जो उन्हें एक और दिन जिंदा रहने में मदद कर सके। ये कचरा उनका रोजाना का एक नया ट्रेजर हंट है। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रैग पिकर्स की पूरी आबादी है जो 1971 में आकर सीमापुरी के इस बंजर इलाके में बस गए थे। देश की राजधानी के इतने करीब होकर भी ये लोग जैसे किसी पिछली सदी में जी रहे हैं, जहां इनकी मुश्किलों का कोई अंत ही नजर नहीं आता। अगर हम वहां की जमीनी हकीकत देखें तो वहां मिट्टी, ठिन और तारपोलिन के छोटे छोटे आशियाने मिलेंगे। ना सीवेज सिस्टम है, ना पानी निकालने की व्यवस्था और ना पीने का साफ पानी। लेकिन जो बात सच में चौंकाती है वो ये है कि राजनेताओं ने वोट बैंक के लिए इन लोगों को रेशन कार्ड तो दे दिए, पर एक इंसान होने का बुनियादी हक या एक सच्ची पहचान इन्हें कभी नहीं दी। सीमापुरी की माएं इस दर्दनाक हालात को एक बेहद सीधे वाक्य में बयान करती हैं, खाना पहचान से ज्यादा जरूरी है। उनका बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, अगर रात को उनके परिवार का पेट भरा हो तो उन खूबसूरत लेकिन तबाह हो चुके हरे खेतों में भूखे मरने से बेहतर है कि वो इसी कचरे से भरी झोपड़ी में अपनी जिंदगी काट लें। आइए इस कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, द प्राइस ऑफ सर्वाइवल। रोज की इस भारी जद्दोजहद में ये बच्चे आखिर क्या कुछ खो देते हैं और कैसे इनके चेहरे की वो रोशनी और उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। यहाँ पर यह छोटा सा फर्क समझना बेहद जरूरी है। बड़ों के लिए कचरा बिनना पूरी तरह से जिंदा रहने का एक व्यापारिक जरिया है, एक तरीका जिससे रात का खाना मिल सके। लेकिन बच्चों के अंदर की कल्पना अभी जिंदा है। वो इस कचरे के ढेर में भी किसी चमत्कार को, किसी एक नए सिक्के को पाने की उम्मीद ढूंढते हैं। पर बात यह है कि ये भोले सपने जल्दी ही टूट जाते हैं। समाज में औकात वाले लोग अक्सर इन बच्चों से आसानी से स्कूल बनवाने या बेहतर जिंदगी देने के वादे कर देते हैं, ऐसे वादे जो उन्हें कभी पूरे ही नहीं करने होते। ये खोखले वादे इन मासूमों की तबाह सच्चाई में बस एक और झूठ का पन्ना जोड़ देते हैं। और इन सब का असर साहिब पर क्या होता है, उसकी कहानी यहाँ एक बेहद दर्दनाक मोड़ लेती है। साहिब अपना आज़ादी से भरा प्लास्टिक का बैग छोड़कर एक टी स्टॉल पर 800 रुपए की नौकरी और दिन के खाने का सौदा कर लेता है। वो भारी स्टील कैनिस्टर उसकी बंधी हुई जिंदगी का प्रतीक बन जाता है। ये ठीक वो लम्हा है जब साहिब एक नौकर बन जाता है और ऑफिशियली अपना बचपन खो देता है। यहां से हम चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ, मुकेश एंड द मिराज। दिल्ली की सड़कों से निकलकर हम कांच और चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद चलते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है मुकेश से, एक ऐसा लड़का जिसकी आकांक्षाएं वहां के माहौल से बिल्कुल ही अलग हैं।
मुकेश का सपना बड़ा अजीब माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने सिर्फ कांच की चूड़ियां बनाना सीखा हो, वहां एक मोटर मैकेनिक बनने के बारे में सोचना किसी धोखे या मिराज जैसा है। लोग इसे बिल्कुल अव्यावहारिक मानते हैं, जैसे कोई हवा में महल बना रहा हो। और मुकेश के आसपास बाकी बच्चों की सच्चाई क्या है? 20,000। ये उन मासूम बच्चों की गिनती है जो फिरोजाबाद की आग उगलती भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं। कानून की आंखों के ठीक सामने ये एक ऐसी जिंदा सच्चाई है जिसे सब देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय पर, द डार्क बैंगल सेल्स। आखिर मुकेश का सपना इतना बगावती क्यों है? इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इन अंधेरी कोठरियों के अंदर चलना होगा, जहां ये परिवार हर दिन अपनी जिंदगियां जलाते हैं। इन चूड़ी बनाने वालों की हालात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बिना रोशनी वाली अंधेरी कोठरियां, आग की भट्टियों का जानलेवा तापमान। इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर बच्चे जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठते हैं। और ये सब उन टूटे फूटे घरों में होता है जहां इंसान और जानवर एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। अब इस पूरे मंजर की सबसे गहरी विडंबना देखिए। एक तरफ हैं इंद्रधनुष के रंगों जैसी वो खूबसूरत चूड़ियां जो औरतों की खुशियों और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं, और दूसरी तरफ हैं उन्हें बनाने वाले ये लाचार गरीब हाथ, जो लोग दूसरों की दुनिया में रंग भर रहे हैं। खुद उनकी पूरी पीढ़ी ने कभी जिंदगी में एक वक्त का पेट भर खाना तक नसीब नहीं किया। ऐसे हालात में भी मुकेश की दादी इस पूरे शोषण को बस अपनी किस्मत मान लेती हैं। वो कहती हैं कि ये हमारा कर्म है। उन्हें लगता है कि गरीबी भगवान का बनाया हुआ एक नियम है और अपनी इस जाति की परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता। और यही भाग्यवाद इन लोगों को कोई दूसरा रास्ता, कोई बेहतर जिंदगी खोजने से रोक देता है। हमारा आखिरी अध्याय, द विशियस सर्कल। लेकिन असल बात तो ये है कि इनकी तबाही भगवान का फैसला नहीं है। ये जमीन पर बनाया गया एक भयानक शोषण का जाल है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसने इन्हें इस तरह फंसा रखा है जहां से बाहर निकलने का कोई द्वार ही नहीं बचा। इस समाज में बड़ा होता हुआ एक नौजवान दो भारी बोझों के तले दब जाता है। पहला, एक चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होने का बोझ, और दूसरा, बाहरी दुनिया के दलालों का बनाया हुआ वो सिस्टम जो इन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। दोनों मिलकर इनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देते हैं। इस चक्रव्यूह को समझिए। इसे चलाने वाले बहुत ताकतवर हैं। साहूकार जो इन्हें कर्ज में डुबाते हैं, बिचौलिए जो इनका शोषण करते हैं, यहां तक कि पुलिस वाले और नेता भी इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अगर कुछ नौजवान हिम्मत करके अपने हक के लिए कोई संगठन बनाने की कोशिश करें ना, तो उन्हें पीटा जाता है और झूठे आरोप लगाकर जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। और इस मजबूत सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है? फिरोजाबाद के बच्चों की डिक्शनरी से हिम्मत या विरोध करना ही मिटा दिया गया है। एक छोटा बच्चा इन हालात को उतनी ही शांति और लाचारी से अपना लेता है जितने उसके पिता या उसके दादा ने कभी अपनाए थे। लेकिन इन तमाम अंधेरों और दुष्चक्रों के बीच मुकेश का वो छोटा सा सपना देखिए। एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए दूर गराज तक चलकर जाने की उसकी जिद किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। हाँ, गरीबी ने इनका बचपन छीन लिया होगा, लेकिन अगर हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी भी हो तो वो घने अंधेरे का सीना भी चीर सकती है। अब सोचिए, जिस दुनिया में किसी बच्चे का एक सपना देख पाना ही सबसे बड़ी बगावत बन जाए, वहां हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? यही गहरा सवाल ये कहानी हम सबके दिलों में छोड़ जाती है।